हेलो बच्चों, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स एकेडमी। हम देख रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हमने निषेचन पूर्व घटना में हमने पुंकेसर की संरचना देख चुके हैं, लघु बीजाणुधानी परागकोश की संरचना देख चुके हैं और अब देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो यहाँ पर परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है और हम इस लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना देख रहे हैं कि किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी होती है। तो एक लघु बीजाणुधानी 4 भित्तियों से घिरा हुआ होता है ना। 4 भित्ति संरचना होती है। इसमें देखते हैं सबसे बाहरी भित्ति जो होती है इसकी बाह्यत्वचा कहलाती, जिसको अधिचर्म कहते हैं। और ये लघु बीजाणुधानी ये स्फुटन में कार्यरत होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे देखते हैं एंडोथेसियम, जिसको अंतःचर्म कहते हैं और ये कैलोस ऊतक से बना हुआ होता है। इसके बाद में जो थर्ड इसकी भित्ति होती है ये मध्यचर्म कहलाती है और ये 3 से 4 परतों की बनी हुई होती है। इसके बाद में इसके आंतरिक भित्ति देखते हैं, ये कहलाती है टेपिटम और ये पिरामिड शेप में होती है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है, यहाँ पर जो बन रहे हैं लघु बीजाणु उनको पोषित करना। तो इस प्रकार से जो एक लघु बीजाणुधानी जो होती है ये 4 भित्ति संरचना होती है ना। तो अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं लघु बीजाणु जो धानी होता है इसमें अंदर में टेपिटम के अंदर में लघु बीजाणु बनते हैं, मतलब नर युग्मक पराग कण का निर्माण होता है। तो इसके लिए भी प्रारंभ में एक परिपक्व लघु बीजाणुधानी में कुछ एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जिसको MMC मतलब कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं और इनमें ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती है, मतलब लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इसे हम और अपने अगले वीडियो में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। हमको यहाँ पर बस इतना देखना है कि लघु बीजाणुधानी कितनी भित्तियों से घिरी हुई है? 4 भित्तियों से। बाह्यत्वचा, अधिचर्म, इसके बाद में सेकंड वाली एंडोथेसियम, अंतःचर्म जो कैलोस ऊतक की बनी हुई होती है, थर्ड मध्यचर्म जो 3 से 4 परतों की बनी हुई होती है और अंत में जो आंतरिक भित्ति होती है टेपिटम होती है। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि टेपिटम का कार्य क्या है ना। तो यहाँ पर देखते हैं टेपिटम का कार्य। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। टेपिटम का मुख्य कार्य लघु बीजाणु को और क्या कहते हैं? पराग कण को पोषित करना। ठीक है, सबसे मुख्य कार्य क्या है टेपिटम का? लघु बीजाणु मतलब परागकण को पोषित करने का काम होता है। इसके बाद में दूसरा कार्य देख लेते हैं कि जो ये टेपिटम है, टेपिटम में एक कैलेस एंजाइम का निर्माण होता है। यह लघु बीजाणु के स्फुटन में मदद करता है। इसके अलावा भी टेपिटम में पराग किट का निर्माण होता है। जो परागकिट है ये थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है और इसका एक कार्य देख लेते हैं। टेपिटम से ही एक पदार्थ निकलता है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण होता है और ये बहुत कठोरतम पदार्थ है ना। इसके बाद में
अगर हम देखेंगे परागकण जो लघु बीजाणु हैं, परागकण की भी संरचना देखेंगे तो उसमें जो उसकी बाहरी भित्ति होती है वो उसमें स्पोरोपोलिनिन जो पदार्थ होता है, जो ये बहुत कठोरतम पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखे टेपिटम के कार्य, टेपिटम का मुख्य कार्य होता है परागकण को पोषित करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना है। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स। मैं हूँ रीति नखाते। हम देख रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे कि पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटनाएं, है ना, निषेचन पूर्व घटनाएं, इसमें क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण की संरचना के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं पुंकेसर की संरचना कि पुंकेसर किस प्रकार से होता है। तो पुष्प के ऊपर जो पुंकेसर पुष्पासन पर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे पुंकेसर की संरचना दिख रही है, पुष्पासन पर लगे हुए होते हैं। और ये जो पुंकेसर होता है इसको पुमंग भी कहा जाता है। और ये जो पुष्पासन पर लगे हुए होते हैं तो ये जायांग और जो अपना पुष्प में दलपुंज होते हैं उसके बीच में पाया जाता है। अब इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं कि जो पुंकेसर होता है इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं। इसमें जो पुष्पासन है, पुष्पासन से जो लगा हुआ होता है जिसको डंठल तंतु या कुतंतु कहते हैं, कुतंतु या इसको फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य जो भाग होता है इसको परागकोश कहते हैं। परागकोश मतलब एंथर। और परागकोश में ही लघु बीजाणुधानी होते हैं और लघु बीजाणुधानी में ही नर युग्मक मतलब कि परागकण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक प्रारूपिक पुंकेसर की संरचना देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट देख ले कि जो पुंकेसर होता है ये पुष्पासन पर लगे होते हैं। और कैसे लगे हुए होते हैं? ये पुष्पासन पर दलपुंज व जायांग के बीच में स्थित होते हैं, ठीक है। अब देख ले कि जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर पुष्प में ये नर जननांग होते हैं, जननांग होते हैं और इनमें ही नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में एक प्रारूपिक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? पुंकेसर में दो भाग होते हैं। पहला होता है मुख्य भाग परागकोश, जिसे कहते हैं एंथर। और दूसरा भाग होता है डंठल तंतु या इसको कुतंतु भी कहते हैं, कुतंतु भी कहते हैं, फिलामेंट।
तो इस प्रकार से प्रारूपिक पुंकेसर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, परागकोश और डंठल तंतु या पुतंतु, जिसको फिलामेंट भी कहते हैं। और ये भाग मतलब डंठल तंतु वाला जो भाग होता है ये पुष्पासन से लगा हुआ होता है, और डंठल तंतु के ऊपर वाला भाग ये परागकोश कहलाता है। इस परागकोश की संरचना को हम फिर से डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।